नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 से संबंधित है और इस जो आप सभी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, आज होगा टेस्ट नंबर आपका 16। तो हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं और उसका पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। और आज जो हम लेकर के आए हैं वो सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और डेली जो आपकी क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से होती है, तो 7 बजे आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। 7 बजे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि आपको डेली शाम में 7 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्लास इसको देख लीजिएगा। चलिए, तो इसके पहले हम लोग पिछला क्लास में विज्ञान का देखे थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन का, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोगों को अपना अपना अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है, पहला नंबर, ठीक है। तो पहला सवाल है कि इन देशों में कौन सा जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। जो अस्थायी सदस्य हैं वो 5 देश कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, है ना। तो अमेरिका भी है इसमें, यूएसए, है ना। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, आपका यूके हो गया, है ना। अमेरिका, ब्रिटेन, आपका रूस है ना, चीन है ना, और फ्रांस है आपका, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, तो ये इसमें है। और यूनाइटेड किंगडम तो यहाँ पर आपका दे दिया गया है, फ्रांस भी दिया गया है। तो जर्मनी इसमें नहीं है, जो आपको सवाल में पूछा गया था ना। अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है, तो जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। और इसके जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल होता है आपका 2 वर्ष का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। 2 साल का जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका 2 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल बाद वो मतलब बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना बार बार पूछा जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ये पूछा जाता है। अगला सवाल है आपका 82 नंबर। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है कि वह कौन एकमात्र भारतीय हैं जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है ना। वो एकमात्र भारतीय कौन है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है, वो कौन है? स्वर्ण सिंह, स्वराज लाल, या स्वराज पाल, या फिर धनराज पाल। क्या होगा 82 का? देखिए, भारतीय मूल के उद्योगपति स्वराज पाल को, है ना, भारतीय मूल के ये उद्योगपति हैं स्वराज पाल, जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था, है ना। तो याद रखिएगा, है ना, लॉर्ड का खिताब दिया गया था ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा स्वराज पाल जी को। चलते हैं हम, अगला सवाल आपका सवाल नंबर है आपका 83 नंबर, यानी कि तीसरा नंबर सवाल है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। सिलिकॉन घाटी यानी कि सिलिकॉन वैली भी लिख देगा आपको, है ना। वैली माने घाटी होता है आपका। तो वो कौन सा शहर है ना। तो ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बंगलोर और चेन्नई। क्या होगा? तो वो है आपका बंगलोर, है ना। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु और इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, आईटी की राजधानी भी कहा जाता है ना। आईटी राजधानी भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा आपका 83 का आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका 84 नंबर। 84 है कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? बताइए, रामेश्वरम जो है ना, आप लोग घूमने कभी गए होंगे रामेश्वरम। तो रामेश्वरम जो है ये कहाँ है? देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम जो राज्य है ना, भारत का जो सबसे दक्षिणतम राज्य है वो राज्य है आपका तमिलनाडु, ठीक है। वो राज्य है आपका तमिलनाडु और तमिलनाडु में ही है आपका रामेश्वरम, ठीक है। और ना तमिलनाडु में ही क्या है? तो रामेश्वरम है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। और ये कन्याकुमारी जिला में है। तमिलनाडु जो भारत का सबसे दक्षिणतम जिला है ना वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एकदम दक्षिणी छोर पर है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी ही है ना, जो तमिलनाडु में है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका 85 नंबर।
85 है आपका पोखरण, है ना। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था ना। पोखरण द्वितीय आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा बार जो परीक्षण किया गया था परमाणु परीक्षण, वो आपको कब किया गया था। देखिए पहला जो परीक्षण हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था 1974 में, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। दूसरा जो हुआ वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में पोखरण में हुआ था 11 और 13 मई 1998 को, याद रखिएगा 11-13 मई 1998, है ना। मई, है ना, जून नहीं मई, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 11 मई 1998, ठीक है। और इसी उपलब्धि की याद में दोस्तों प्रत्येक 11 मई को, है ना, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 11 मई राष्ट्रीय तकनीक दिवस। नेक्स्ट सवाल है ग्रैंड कैनियन क्या है, बताइए ग्रैंड कैनियन क्या है। देखिए ग्रैंड कैनियन जो है ना ये आपका है यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो एक नदी है जिसकी धारा से बनी एक खड्ड है जिसको कहा जाता है ग्रैंड कैनियन, ठीक है। एक नदी है अमेरिका में कोलोराडो नदी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कोलोराडो नदी है, और इसी नदी से एक खड्ड का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर खड्ड, यानी खड्ड का मतलब एक तंग घाटी भी होता है, तो वो भी आप ध्यान में अगर खड्ड के जगह पे तंग घाटी भी आपको दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ये एक खड्ड है जो कोलोराडो नदी से बना है आपका, है ना, उसकी धारा से। अगला सवाल है आपका 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का जो मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जो होता है ना, उसको निर्धारित करने का आधार क्या होता है। देखिए तो इसका आधार क्या होता है, देशांतर है, अक्षांश है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल करूँगा। तो वो है आपको देशांतर रेखाएं, है ना। देशांतर रेखाएं की टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल 360 होती है। देशांतर जैसे कि ये आपकी क्या है, ग्लोब है। ग्लोब के ऊपर आप देखे होंगे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ना, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, इसे ही कहा जाता है देशांतर रेखा। और टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 है, ठीक है। प्रत्येक देशांतर रेखाएं जो होती है वो अर्धवृत्त होती है, याद रखिएगा, है ना, अर्धवृत्त होती है। और प्रत्येक देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बिल्कुल समान होती है ना। अब आपसे एक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होगा। तो दो देशांतर रेखाओं, है ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो सबसे अधिक होगी वो होगी विषुवत रेखा पर, ठीक है। कहाँ होगी, विषुवत रेखा पर होगी सबसे अधिक दूरी, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूरी कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर यहाँ पर लगभग होता है आपका, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगला सवाल। और एक सवाल यहाँ पर और आप बता दीजिए कि भारत का मानक समय कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना है ना। जो स्टैंडर्ड टाइम है भारत का मानक समय है वो कहाँ से होकर के गुजरा है, वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। ईस्ट, ई मतलब पूर्वी हो गया, ईस्ट हो गया, है ना, और देशांतर, ठीक है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कहाँ से होकर के गुजरी है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो मानक समय रेखा है भारत का, ये कितने राज्य से होकर के गुजरी है, तो टोटल 5 राज्य से होकर के गुजरी है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो यूपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। टोटल 5 राज्य से होकर के गुजरी है। हम चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है 88 नंबर। 88 नंबर सवाल है कि बोडो निवासी है। देखिए बोडो जो निवासी है ना, बोडो जो जनजाति है, निवासी कहिए जनजाति कहिए, एक प्रकार की ये जनजाति है
ये कहाँ निवास करती है, ये आपको सवाल पूछ रहा है। तो बोडो जनजाति जो है ये भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है ना, भारत के पूर्वी भागों में पाई जाती है और यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो असम में, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है ना, असम, मेघालय और मिजोरम में। और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा तो गारो पहाड़ी, ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपको। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है वो मेघालय में पाई जाती है ना, गारो पहाड़ी कहाँ है तो ये है आपका मेघालय में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 88 का। वीडियो अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, डेली आपकी क्लास होती है ना, अभी तक ये देखिए 16वां टेस्ट है ना, इसके पहले 15 टेस्ट हो गया था। अगर 15 टेस्ट नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत काम देगा आपको एग्जाम में, है ना, बहुत फायदा होने वाला है आपका। चलिए तो अगला प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ती है, देखिए पनामा नहर, पनामा नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है ना, पनामा नहर है। पनामा एक देश भी है ना, छोटा देश है और ये दो देशों को, दो महादेशों को जोड़ता है ना, महाद्वीप कहिए, महादेश कहिए, है ना, दो महाद्वीपों को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो पनामा एक नहर भी है ना, यहाँ नहर एक बनाया गया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है भाई साहब, तो आंसर क्या होगा। पनामा नहर अभी मैंने आपको आंसर बता दिया कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से ये अलग करती है ना, और ये अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। ऊपर में है आपका उत्तरी अमेरिका और नीचे हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, है ना, इधर है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, ये साइड है प्रशांत महासागर, इधर है आपका अटलांटिक महासागर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, है ना, ये इधर है दोस्तों अटलांटिक महासागर, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका और ये वाला हो गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पर है आपका पनामा, इधर हो गया अटलांटिक, है ना, यहाँ पर हो गया अटलांटिक महासागर और इधर हो गया आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। ये दोनों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या करता है, अलग करता है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है, देखिए इससे एक सवाल और पूछा जाता है कि पनामा जो नहर है इसके जो दोनों सिरा है, अब देखिए कोई नहर होगा तो उसका दो सिरा तो जरूर होगा ना, तो एक सिरा ये होगा, एक सिरा ये होगा, ये आपका नहर बन गया, ठीक है। तो दोनों जो सिरा है ये कौन कौन से बंदरगाह है, तो एक सिरा है आपका कोलन बंदरगाह, है ना, एक है आपका कोलन और एक है आपका पनामा बंदरगाह। तो ये आप याद रखिएगा, कोलन और पनामा। अगला सवाल है कि माउंट एटना है, देखिए माउंट एटना क्या है, तो माउंट एटना ना मेरे प्यारे दोस्तों एक ज्वालामुखी है, ठीक है। माउंट एटना क्या है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जो होता है ना वो एक 3 प्रकार के होता है ज्वालामुखी। कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं, एक तो मृत ज्वालामुखी होते हैं, एक सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। तो माउंट एटना के बारे में पूछ रहा है, ये क्या है, तो माउंट एटना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना, कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये है कहाँ, तो ये है आपका इटली में, और इटली कहाँ है, तो इटली है यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पे, है ना, कहाँ पर है, तो सिसिली, ठीक है, सिसिली एक स्थान है, वहीं पर है आपको एटना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एटना, कई बार पूछा गया है, एटना इटली याद रखिएगा, है ना। अगला है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, देखिए जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। अगर हिमालय पर्वत के बारे में अगर पढ़ा जाए तो आपको एनसीईआरटी मैंने पढ़ा दिया हूँ, डेली 9 बजे सभी रात में क्लास चल रही है एनसीईआरटी आपका क्लास 6 मैंने कंप्लीट उसका क्वेश्चन आंसर और थ्योरी करवा दिया है, 7 पूरा कंप्लीट करवा दिया है, 8 अभी शुरुआत हुई है, चैप्टर 1 हो गई है, चैप्टर 1 का आज क्वेश्चन आंसर हम करवाने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा, आज रात में 9 बजे से, है ना, बिल्कुल लाइव चलने वाला है ना। तो देखिए हमारा जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणी है हिमालय पर्वत का। सबसे उत्तर वाला श्रेणी है ये महान हिमालय है, बीच वाले को कहा जाता है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाले को कहा जाता है शिवालिक, दक्षिण वाले को, है ना। ये तो उत्तर वाला हो गया सबसे उत्तर वाला, और सबसे नीचे वाले दक्षिण वाले को कहा जाता है शिवालिक हिमालय कहा जाता है ना, इसको क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दोस्तों बी नंबर, है ना। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी, ठीक है। और इसी को कहा जाता है पर्वत पदीय, यानी कि पर्वत के पैर का, है ना, सबसे लास्ट वाला, सबसे इधर वाला, तो इसको पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 92।
92 है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य। देखिए भारत में सब रबड़ का भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और रबड़ का उत्पादक सबसे अधिक की अगर बात करें तो आप साउथ चले जाइए, है ना। साउथ में कहाँ जाना है, तो साउथ में जाना है आपको केरल, है ना। कहाँ जाएंगे साउथ में, तो ये रहा भाई साहब आपका केरल, है ना। ये राज्य जो है वो है केरल राज्य और भारत का 90% जो रबड़ का उत्पादन होता है वो यही केरल में होता है, ठीक है। केरल के अलावे कहाँ रबड़ उत्पादन होता है, तो वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार में होता है आपका, ठीक है। एक सवाल और याद रखिएगा कि भारत में पहला कृत्रिम रबड़ कारखाना 1955 ईस्वी में बरेली में स्थापित हुआ था, बरेली में स्थापित हुआ था। अगला है आम्रवर्षा। देखिए नाम इसका है आम्रवर्षा, क्यों? क्योंकि ये जब वर्षा होती है ना तो आम को काफ़ी फायदा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको, इस वर्षा को कहा जाता है आम्रवर्षा। तो आम्रवर्षा क्या है? आमों का बौछार है, आम का टपकना है। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है, यह आम की फसल है। तो आम्रवर्षा क्या है आपको बताना है। देखिए 93 का आंसर हो जाएगा आपका, यानी बिहार और बंगाल में अभी मौसम आ गया है ना। दिन भर मतलब आंधी चलेगा, शाम में कभी कभी पूरा एकदम ज़बरदस्त बारिश भी हो जाएगा, पूरा आंधी तूफान एकदम चलेगा, तो उसी को कहते हैं आम्रवर्षा भी, ठीक है। उसी को आम्रवर्षा भी कहा जाता है। बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही आम्रवर्षा कहा जाता है। अगला है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। देखिए भाई साहब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है कहाँ, है कहाँ? तो ये रहा आपका, है ना। ये जो घाट है ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, और ये दोनों जो घाट है ना, पर्वत है, ये यहाँ पर आकर के मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो राज्य है ना, 3 राज्यों में जाकर के मिलती है। इसको कहते हैं नीलगिरी, है ना। नीलगिरी एक पहाड़ी है, ठीक है। नीलगिरी एक पहाड़ी है जो कहाँ है, तो नीलगिरी जो पहाड़ी है 3 राज्य में फैला हुआ है। एक तो तमिलनाडु, एक केरल और एक कर्नाटक में ये फैला हुआ है नीलगिरी, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जो आकर के मिलती है वो नीलगिरी की पहाड़ी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी नंबर में आपको दिया गया है नीलगिरी, ठीक है। अनाईमुडी क्या है भाई साहब? बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ जितने लोग लाइव हैं एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, आपके जितने भी मित्रगण होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 1885 में, है ना। 1885 में इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है वो 1885 ईस्वी में। किसने किया था स्थापना? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना। और ए.ओ. ह्यूम जो थे एक सिविल सेवक थे। 1885 में किसके कहने पर किए थे? तो लॉर्ड डफरिन, है ना। लॉर्ड डफरिन के कहने पर ये इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, 1885 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसकी पहली अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी आपकी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है 96 नंबर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया था और ये फांसी कब दिया गया था? वो मार्च का महीना था, है ना। कितने मार्च को दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों दिया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 96 का क्या होगा आपका सवाल? देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो दिया गया था मार्च 1931 को, मार्च 1931 को इसको फांसी दिया गया था। और यह जो फांसी दिया गया था लाहौर षड्यंत्र लाहौर षड्यंत्र जो केस के कारण इनको फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला है 97 नंबर। कह रहा है लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन में जनरल डायर को जाकर के गोली मारा था, वो कौन थे दोस्तों? तो लंदन में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? तो उधम सिंह ने। उधम सिंह ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। उधम सिंह जो थे ये गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाले थे। डी नंबर इसका सवाल हो गया। अगला सवाल है 98 नंबर।
कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। देखिए स्वराज पार्टी भारत में हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। भारत में हुआ असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा, और 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित कर दिया गया, है ना, तो यूपी के गोरखपुर में एक चौरा चौरी जगह है जहाँ पर एक थाने में आग लगा दिया गया था, जिसके वजह से जितने सिपाही थे सभी जल करके उसी में मर गए, और इसी वजह से गांधी जी आहत होकर के ये असहयोग आंदोलन जो थे जिसको वापस ले लिए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और इसी के बाद 1923 ईस्वी में, है ना, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास। कहा ना कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर, INA की स्थापना कब हुई। देखिए INA की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, या आज़ाद हिंद फौज इसी को कहा जाता है ना, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज प्रश्न पूछ रहा है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज, है ना, इसका विचार जो सर्वप्रथम आया था वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए इसका गठन किया था। आंसर क्या होगा 99 का, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है, तो सिंगापुर में इसका स्थापना हुआ था आज़ाद हिंद फौज। अगला सवाल है आपका 100 नंबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। अभी 9 बजे से सभी लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा 9 बजे से। ज्योग्राफी की क्लास 8 की, है ना, चैप्टर नंबर 1 यानी कि रिसोर्सेज यानी कि संसाधन का, उससे संबंधित जितने सवाल है सभी आपको करवाए जाएंगे। उसका थ्योरी सेक्शन करवा दिया गया है, नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वो भी है। सॉरी, प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो बताइए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखिए तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। ठीक है, तो याद रखिएगा 23 नवंबर 1919, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो महात्मा गांधी जी किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी जवाब दिया है ए। तो ये रहा महत्वपूर्ण सवाल, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ देखिए सीटेट की भी क्लास हो रही है, तो जो भी आपके मित्र बंधु जुड़ना चाह रहे होंगे वो जुड़ सकते हैं। नेट जेआरएफ की भी क्लास चल रही है, तो इससे में भी आप जुड़ सकते हैं जो लोग जुड़ना चाहें। और इसके अलावा तो आज हो गया टेस्ट नंबर आपका 16, कल हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 17। और ये टेस्ट कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा नीचे, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आज रात में 9 बजे से, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।